दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी पोशाक पहन रखी थी जो शायद इसी दिन के लिए तैयार कराई गई थी, क्योंकि खन्ना को आसामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार खेलते। खन्ना पिस्ता कद और इकहरे बदन के शकील आदमी थे। गंदुमी रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े होशियार। कुछ दूर चलने के बाद खन्ना ने मेहता साहब का जिक्र छेड़ दिया, जो कल ही से उनके सर पर किसी नहूसत की तरह सवार थे। बोले, ये मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा बेरया आदमी समझते थे, मगर खन्ना से कुछ लेन देन भी था और कुछ मिजाज में भी अमन पसंदी थी, बस मुखालफत न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें सिर्फ तफरीह की चीज़ समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता और करना भी चाहूँ तो इतना इल्म कहाँ से लाऊं। जिसने ज़िंदगी के दायरे में कभी पैर ही नहीं रखा, वो अगर ज़िंदगी के बारे में किसी नए उसूल का राग अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मज़े से 1000 माहवार वसूल करते हैं, न जोरू न जाता, न कोई फिक्र न तकलीफ। वो फ़लसफ़ा न बघारें तो कौन बघारे। आप आज़ाद रहकर ज़िंदगी को मुकम्मल बनाने का ख्वाब देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना है कि चाल चलन ठीक नहीं है। बेफिक्रेपन में चाल चलन ठीक रह कैसे सकता है। सोसाइटी में रहो और उसके फ़राइज़ अंजाम दो, जब पता चले। मिस मालती न जाने क्या देखकर उन पर फरेफ्ता हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ तुम्हें जला रही हैं। मुझे वो क्या खिलाकर जलाएंगी, मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। ये तो ना कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूँ तो मैं भी आप पर वही इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। मैं उन्हें वाकई खिलौना समझता हूँ, आप अलबत्ता उन्हें मूरत बनाए हुए हैं। खन्ना ने ज़ोर से कहका लगाया, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब के राय साहब ने जोर का कहकहा मारा जिसका कोई मतलब न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितना ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही आपसे दूर भागेंगी, और जितना ही दूर भागिएगा उतना ही आपकी तरफ दौड़ेंगी। मेरी तरफ? मैं उस शौकीन जमात से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ। मुझ में जितनी अक्ल और ताकत है वो इस इलाके के इंतज़ाम ही में खर्च हो जाती है। घर के जितने लोग हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त हैं, कोई परस्तिश में और कोई ऐशो इशरत में, और उन सब अजगरों को खुराक देना मेरे ज़िम्मे है, मेरा फ़र्ज़ है। मेरे बहुत से ताल्लुकदार भाई ऐश कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, मगर वो लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बार सर पर बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना डिग्रियां हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते। चारों तरफ बदनामी ही बदनामी है। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर समझता हूँ। मालूम नहीं किन कर्मों के फल से मेरे आत्मा में ज़रा सी जान बाकी रह गई है, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए। सत्याग्रह की तहरीक शुरू हुई, जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी उठाई, और अभी तक उसका खामियाजा भुगत रहा हूँ। मुझे इसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे फ़ख्र है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो कौम और मुल्क के बहबूद की कोशिश न करे और कुर्बानी न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि बेजान किसानों का खून चूसूं और अपने कुंबे वालों की नफ्स परस्तियों के ज़राए मुहैया करूं, मगर करूं क्या। जिस इंतज़ामी फ़िज़ा में मेरी परवरिश और बालिदगी हुई, उससे नफ़रत होने पर भी उसका मोह छोड़ नहीं सकता, और इस चक्कर में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किस तरह इज़्ज़त आबरू बची रहे और ज़मीर का खून न होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती ही क्या, किसी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सत्यानाश समझिए। हाँ, ज़रा सी तफरीह कर लेना दूसरी बात है। खन्ना भी जरी शख्स थे, मैदान में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते और फ्रांसीसी शराब पीते थे। मौके पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं थी, और एक क्लास में रहकर सी क्लास की रोटियां खाते रहे। अगरचे उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर मैदान जंग में चलने वाला रथ भी तो तेल के बगैर नहीं चल सकता। उनके लिए ज़िंदगी ज़रा सी शौकीनी, ज़रा सी रंगीनी लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मगर मैं तो नहीं बन सकता।
मैं तो समझता हूँ कि जो दुनियादार नहीं वो लड़ाई में पूरे हौसले से शरीक नहीं हो सकता। जो औरत से मोहब्बत नहीं कर सकता उसकी हुब्बुल-वतनी पर मेरा यकीन नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ें नहीं, ठीक बात है। शायद हो। आप अपने दिल में उतर कर देखिए तो पता चले। मैंने तो देख लिया और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ ख़्वाह कितनी ही बुराइयाँ हों मगर ज़हर की हवस नहीं है। तब तो मुझे आप पर रहम आता है। आप जो इतने मग़मूम और मुतफ़क्किर हैं, इसका वाहिद सबब आपकी नफ्स कुशी है। मैं तो न ये नाटक खेल कर मैं तो ये नाटक खेल कर ही रहूँगा, ख़्वाह इसका अंजाम रंज ही क्यों न हो। वो मुझसे मज़ाक करती है और दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं, मगर मैं हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिज़ाज नहीं समझ सका, निशाना कहाँ ठीक बैठेगा इसका तस्फ़िया नहीं कर सका। जिस दिन ये कुंजी हाथ आ गई बस फ़तेह है। लेकिन वो कुंजी आपको शायद ही मिले, शायद मेहता आपसे बाज़ी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरनों के साथ चल रहा था, बड़ी सींगों वाला और बिल्कुल स्याह। राय साहब ने निशाना लगाया। खन्ना ने रोका। की हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चरने दो, धूप तेज हो गई है। आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली गया। एक हत्या से बचे। हाँ कहिए, क्या बात करने को कह रहे थे? आपके इलाके में ईख होती है बड़ी कसरत से, तो फिर क्यों ना हमारे शक्कर मिल में शरीक हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं तो 1,000 हिस्से खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी ग्रामी ताल्लुकदार और आपको रुपयों की कमी। कुल 50,000 ही तो होते हैं और उसमें भी तो अभी 25% देना है। नहीं भाई साहब, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल रुपए नहीं है। रुपए जितने चाहे मुझसे ले लें, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी का बीमा ना कराया होगा। मेरी कंपनी की एक बढ़िया पॉलिसी ले लीजिए। 100-200 माहवार बड़ी आसानी से दे सकते हैं और बाद को एक यकजाई रकम मिल जाएगी, 4-5 हज़ार। लड़कों के लिए इससे बेहतर बंदोबस्त आप नहीं कर सकते। हमारे कवायद देखिए, हम बाहमी इमदाद के उसूल पर पूरा अमल करते हैं। दफ्तर और अमले के खर्च के सिवा नफ़ा की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको ताज्जुब होगा कि इस तरीके पर कंपनी कैसे चल रही है, और मेरी सलाह से थोड़ा सा सट्टे का काम शुरू कर दीजिए। ये जो आज सदा करोड़पति बने हुए हैं, सब उसी की बदौलत बने हुए हैं। रुई, शक्कर, गेहूँ, रबर, किसी जीन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का निपटारा होता है। काम ज़रा बेतुका है, बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, मगर वही जो अनाड़ी हैं, आप जैसे तजुर्बेकार, तालीम याफ्ता और दूर अंदेश लोगों के लिए तो इससे बेहतर नफ़ा का काम काम ही नहीं है। बाजार का उतार चढ़ाव कोई नागहानी वाकया नहीं, ये भी एक साइंस है। एक बार इसे गौर से देख लीजिए कि क्या मजाल के धोखा हो जाए। राय साहब को कंपनियों पे एतबार न था, दो एक बार इसका उन्हें तल्ख तजुर्बा भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से तरक्की करते हुए देखा था और उनके कमाल फ़न के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो शख्स बैंक में क्लर्क था, वो सिर्फ अपनी मेहनत और ज़हानत से शहर में पूजा जाता है। उसकी सलाह को यूं ही टाला न जा सकता था। इस बारे में अगर खन्ना उनके रहनुमा बन जाएं तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा मौका क्यों हाथ से जाने दिया जाए? तरह तरह के सवालात करते रहे। दफतन एक देहाती एक बड़ी टोकरी में कुछ जड़ें, पत्तियां और फूल लिए जाता हुआ दिखाई दिया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती डर गया कि कहीं बेगार में न पकड़ पकड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है? देहाती ने अपना दवाखाना खोल कर दिखाया। मामूली चीजें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ ले जाते हैं और शहरी अत्तारों के हाथ 2-4 रुपए में बेच आते हैं, जैसे मक्कू, कंगी, शहद, ककरोंदा, तुख्मे धतूरा, मदार के फूल, करिंजे, घूर, नकची वगैरह। हर चीज़ दिखाता था और रटे हुए लफ्ज़ों में उनके औसाफ भी बतलाता जाता था। ये मकवे हैं सरकार, ताप हो, मंदाग्नि हो, तली हो, धड़कन हो, हौल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। ये धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछे। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव पर रख आने को कहा। गरीब ने मुंह मांगे दाम ही नहीं पाए बल्कि दोगुने पाए। दुआ देता
दुआएं देता हुआ चला गया। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, ईरान की अशरफियाँ बनाऊंगा। मैं कीमियागर हूँ, ये आपको शायद नहीं मालूम। तो यार वो मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से, मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले 1.25 लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मुझे तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। बस उन्हें इतना मालूम हो जाए कि ये किसी फ़कीर की दी हुई जड़ी बूटी है, तो फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और आप वो चीज़ें उन्हें दे दें तो सदा के लिए आपके एहसानमंद बन जाएंगे। 1 रुपए में अगर 10-20 अहमकों पर एहसान का नमदा कसा जा सकता है तो क्या बुरा है। ज़रा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने शौक भरे ताज्जुब से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहते हैं? खन्ना ने कहकहा लगाया, आप भी राय साहब बड़े मज़े की बात करते हैं। जिस बूटे में जो गुण चाहिए बता दीजिए, ये आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने एतकाद से होती है। आज जवान बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और उन लंबी दुम वाले आलिमों को और उन रईसों को, ये सब कोराना एतकाद वाले होते हैं। मैं तो इल्म नबातात के प्रोफेसरों को जानता हूँ जो ककरौंदे के नाम से भी वाकिफ़ नहीं। उन आलिमों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब के आएंगे तो उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बागीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। हवस तो उन्हें छू भी नहीं गई। सिर्फ एक बार दूध पीते हैं। ऐसा आलिम महात्मा मैंने नहीं देखा। न जाने कितने बरसों तक हिमालय पर तपस्या करते रहे। पूरे पहुँचे हुए साधु हैं। आप उनके मुरीद ज़रूर हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपकी सारी परेशानियां हवा हो जाएंगी। आपको देखते ही वो आपका माजी, हाल, मुस्तकबिल सब कह सुनाएंगे। ऐसे हंसमुख हैं कि देखते ही दिल शगुफ्ता हो जाता है। ताज्जुब तो ये है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास, त्याग, मंदिर और मठ और पंथ, इन सबको ढोंग कहते हैं कि रिवाजी बंदिशों को तोड़ो और इंसान बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ दो, देवता बनकर तुम इंसान न रह जाओगे। राव साहब के दिल में शुबा हुआ। महात्माओं पर उन्हें भी पूरा एतकाद था, जो जी इक़्तिदार लोगों में उमूमन होता है। दुखी दिल को ध्यान में जो तस्कीन मिलती है, उसके लिए वो भी ललचाते रहते हैं। जब माली मुश्किलात के सबब मायूस हो जाते हैं तो दिल में आता है कि दुनिया से मुंह मोड़ कर गोशे तन्हाई में जा बैठें और निजात की सबील करें। दुनियावी बंदिशों को वो भी अवाम की तरह रूहानी तरक्की की राह का रोड़ा समझते थे, और उनसे दूर हो जाना ही उनकी ज़िंदगी का भी मेयार था। मगर सन्यासी और त्याग के अलावा बंदिशों के तोड़ने की और क्या तदबीर है? बोले, जब वो सन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों सन्यास लिया है? उन्होंने सन्यास कब लिया है साहब? वो तो कहते हैं कि इंसान को आखिर आखिर तक काम करते रहना चाहिए। आज़ाद ख्याली उनकी नसाई की जान है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आज़ाद ख्याली का मतलब क्या है? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आया। अब के आप आइए तो उनसे गुफ्तगू हो। वो प्रेम को ज़िंदगी की सच्चाई कहते हैं और उसकी ऐसी उम्दा सराहत करते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। मिस मालती को उनसे मिलाया नहीं? आप भी मजाक करते हैं। मालती को भला उनसे क्या मिलाता? बात खत्म न हुई थी कि सामने की झाड़ी में सरसराहट सुनकर वो चौंक पड़े और जान बचाने की गरज से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी से एक तेंदुआ निकला और आहिस्ता से सामने की तरफ चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना लगाना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, या ये क्या करते हो आप? खामखा उसे छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शायक नहीं। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत, और क्या? राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा बढ़िया शिकार निकल गया। ऐसे मौके कब मिलते हैं? मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता, खतरनाक मुकाम है। एक आज शिकार तो मार लेने दीजिए, खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझ पर मेहरबानी करके मोटर तक पहुंचा दीजिए, फिर चाहे आप तेंदुए का शिकार करें या चीते का। सच आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। मुफ्त अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं। अच्छा, तो आप खुशी से वापस जा सकते हैं। तन्हा? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक न मानी। डर के मारे उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। इस वक्त अगर झाड़ी से एक गिलहरी भी निकल आती तो वो चीख मारकर गिर पड़ते।
बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तरबतर हो गए थे। राय साहब को मजबूर होकर उनके साथ लौटना। जब दोनों बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने हुए बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरा मोल लेना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस वक्त का रिवाज समझता हूँ जब इंसान हैवान था। अब इस वक्त से तहजीब बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूंगा। मैं अहिंसा का मानना शर्म की बात नहीं समझता। अच्छा, तो ये आपका अहिंसा वाला मसला था। शाबाश। खन्ना ने गुरूर से कहा, जी हाँ, ये मेरा वही मसला था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर फख्र करते हैं और बेजुबान जानवरों का खून करते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। कुछ दूर तक दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें और शक्कर मिल के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म मौजूद हैं। राय साहब ने मुतफक्किराना लहजे में कहा, ज़रा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं।